तो मार्क्स और फ्रीक्वेंसी डेटा जो दे रखा है वो देखिएगा। मार्क्स है और फ्रीक्वेंसी है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 15, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। ये दे रखा है डेटा। फ्रीक्वेंसी दे रखी है P50, 25, 20Q, 810। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ P एंड Q। मेरे को P और Q की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, आप देखिएगा कि जब भी कभी आपको ना मीडियन का क्वेश्चन दे रखा होता है तो डेटा कैसे तीनों कैसे बनाई जाती है वो देखिएगा। इधर मार्क्स लिखेंगे ऐसे 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 से 90। ये तो मार्क्स हो गए। फ्रीक्वेंसीज इनको क्या बोलेंगे? FI। P 15, 25, 20, Q 8 और 10। ये सारी फ्रीक्वेंसीज होंगी। उसके बाद निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है सारी फ्रीक्वेंसीज का सम। तो पहला टर्म है P, पहली फ्रीक्वेंसी जो है वैसी की वैसी आ जाती है। दूसरी जाएगी इसका और इसका सम P+15। फिर अगला आता है P+15 + 25, यानी कि P+40। फिर P+40 + 20 ये हो जाएगा P+60। P+60 + Q तो ये हो जाएगा P+Q + 60। P+Q + 60 + 8 P+Q + 68, P+Q + 70। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, अब जरा देखिएगा इन सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो यही आएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं कैपिटल M = सिग्मा FI। सिग्मा FI का मतलब सारी फ्रीक्वेंसीज का सम। ये है P+Q + 78। ये हो गया। उसके बाद ये देखिएगा उन्होंने ये बोला है आपसे इस क्वेश्चन में द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 50। तो इस डेटा का जो मीडियन है वो 50 है। ठीक है, अब 50 कहाँ पर अप्लाई करेंगे? सही है, 40 से 50 में अप्लाई करेंगे। ऐसा होता है जैसे 20 से 30 है ना, तो हम ये कहेंगे कि हम 30 किस में कंसिडर करेंगे, इसमें या इसमें? तो हम ये कहेंगे कि 20 जो है जो लोअर लिमिट है वो लोअर लिमिट इसी में कंसिडर करी जा रही है। 20 से 29 तक जाएंगे तो 30 किस में कंसिडर करा जाएगा? यहाँ पर। फिर 40 तक नहीं जाएंगे, 39 तक जाएंगे। ऐसे ही करते करते देखिएगा कि 80 तक नहीं जाएंगे, 80 तक नहीं जाएंगे तो 79 तक जाएंगे। तो 80 यहाँ कंसिडर हो गया और यहाँ पर पूरा आपका 90 तक कंसिडर हो गया। यहाँ पर ऐसा ये जो हमारा 50 है वो 50 इसमें कंसिडर होगा। ठीक है, और हम ये कहेंगे क्लियरली 50 इज इन द क्लास is in the class 50 to 60. Therefore,
classes 50 to 60. ठीक है, अच्छा अब इन्होंने ये दे रखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू इफ द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज इज 90 गिवन sum of all frequencies sigma fi is equal to 90. sigma fi किसके इक्वल है? p plus q plus 78. तो p plus q plus 78 is equal to 90. p plus q is equal to 90 minus 78 is equal to 12. ये हो गया p plus q is equal to 12. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. तो ठीक है, सिग्मा मतलब सबका समीशन, सबका एडिशन, उसको सिग्मा बोलते हैं. जैसे मैंने सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करा तो उसको बोला सिग्मा. अब यहाँ पर ये है मीडियन इज इक्वल टू 50. मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच इक्वल टू 50. ये फॉर्मूला होता है मीडियन का. अब यहाँ पर जो स्मॉल एल है, स्मॉल एल क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. लोअर लिमिट क्या है मीडियन क्लास की? 50 to 60. तो लोअर लिमिट क्या है इसकी? 50. प्लस n/2. n का क्या मतलब है? सिग्मा एफ आई. सिग्मा एफ आई कितना दे रखा है? 90. तो 90 अपॉन 2 45 माइनस ये होता है सी एफ. सी एफ क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास. तो मीडियन क्लास ये है, तो इससे पहले वाली मीडियन क्लास क्या है? पी प्लस 40. तो यहाँ सी एफ लिखेंगे पी प्लस 40 अपॉन स्मॉल एफ. स्मॉल एफ क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास. फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितनी है? 20. यहाँ लिख देंगे 20. एन कैपिटल एन लिया था 90 के ऊपर. सिग्मा एफ आई तो कैपिटल है ना, ठीक है. तो n/2 लिया तो वो 45 हो गया, ठीक. और मल्टीप्लाइड बाई एच. एच क्या होता है? क्लास विड्थ. क्लास विड्थ कितनी होनी चाहिए? 30 से 40 10 है क्लास विड्थ. हाँ, लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास, लोअर लिमिट अपर लिमिट एल 30, ठीक है, इंटू एच. एच कितना है? 10 इज इक्वल टू प्लस का 50. इधर भी प्लस का 50 है. 50 से 50 कैंसिल आउट हो गया, 0 रह गया इधर, ठीक. तो ये हो गया 45. अच्छा, ये 0 से 0 कट गया, नीचे 2 बचा. 45 माइनस पी माइनस 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0. अब ये 2 इधर चला जाएगा, ये बना माइनस पी और 45 माइनस 40 इज प्लस का 5 इज इक्वल टू 0. तो भाई पी की वैल्यू तो आ गई 5. पी की वैल्यू तो 5 आ गई, ठीक है. और पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 12 है. क्यू की वैल्यू 7 होगी. फिर आंसर चेक कर लो एक बार. सही है, ठीक है ना. पी प्लस क्यू 12 दे रखा है, तो पी की वैल्यू 5, क्यू की वैल्यू 7, ठीक. चलिए जी, तो ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये स्टैटिस्टिक्स वाले मीडियम वाले, ये अभी तक किसी भी बच्चे ने करा नहीं होगा. मैंने एक डाउट लिया था. अब मैं आगे चलता हूँ. हम ट्रायंगल्स कर रहे थे. हाँ, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा. I found the white thing. हाँ, I found outside the white thing. ओके, वाइट. क्वेश्चन नंबर 23 नोट करिए. शॉपकीपर सेल्स अ साड़ी.
वाइट ट्रेन देख कर आई नीचे। खाने के लिए लगी। है क्या वो, किस चीज़ के लिए है वो, बच्चों के लिए है क्या? सर जैसे पहले हमारे दो बैटरी कार ली थी, एक वो दीदी है छोटी सी थी वो, हाँ दो बैटरी कार वो हुई खराब, हाँ, उनको ठीक तो कराया नहीं है, हाँ, नहीं ये ट्रेन नहीं आया, अच्छा। बच्चों का खेल बन गया है। हाँ ये बच्चों का खेल हो गया है तो। शाम को आप कभी भी आ जाओ, वो ट्रेन आपको फुल मिलेगी। आज ही खराब हो गई, टायर ठीक हो रहा था। अच्छा। उस पर आगे शायद वाइट पांडा भी बना हुआ है कुछ ऐसा। वो दो ठीक थी। वो खराब हो गई ना। नहीं मतलब वो ठीक थी, हाँ। मतलब ये इसीलिए है ना कि सोसाइटी बड़ी है तो एक जगह से दूसरी जगह हाँ। अगर जाना है तो क्या खुद चला कर ले जाएंगे या कोई बैठा रहता है उसमें चलाने के लिए? मैंने कोई ड्राइवर को देखा है नहीं। कोई ड्राइवर नहीं है उसमें? बस खड़ी रहती है, मैं कभी चलते हुए नहीं देखी। अरे मैंने देखा था आज से बहुत सारे बच्चे बैठे थे उसमें, बच्चे बैठते हैं, मैंने ड्राइवर नहीं देखा। कोई चला रहा था उसमें। A shopkeeper sells a sari at 8% profit. At 8% profit and a sweater at 10% discount. And a sweater at 10% discount. Now thereby getting a sum of rupees 1008. Thereby getting a sum of rupees 1008. So if she had sold the sari at 10% profit, and sweater at 8% discount. Should have gone rupees 1028. Good start. Find the cost price of the sari. Find the cost price of the sari. And the list price. And the list price. Price before discount of the sweater. अब देखिएगा क्वेश्चन में ये दे रखा है इन्होंने, शॉपकीपर सेल्स अ साड़ी एट 8% प्रॉफिट। तो शॉपकीपर जो है एक साड़ी को तो 8% प्रॉफिट पर बेच रहा है एंड स्वेटर एट 10% डिस्काउंट, तो स्वेटर को 10% डिस्काउंट पर बेच रहा है। देयर बाई गेटिंग अ सम ऑफ रुपीज़ 1008, तो उसको 1008 रुपये मिलता है ना। अच्छा, इफ़ शी हैड सोल्ड द साड़ी एट 10% प्रॉफिट, अगर साड़ी को वो 10% प्रॉफिट पर बेचे
और स्वेटर को 8% डिस्काउंट पर बेचे, शी वुड हैव गॉट ₹1000 per kilo. Find the cost price of the साड़ी and the list price of the sweater. लिस्ट प्राइस का मतलब भी कॉस्ट प्राइस ही होता है, ये प्राइस बिफोर डिस्काउंट है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या है? प्राइस बिफोर प्रॉफिट, प्रॉफिट जोड़ने से पहले जो हमारे को जितने का वो पड़ा वो ठीक। तो जरा देखिएगा जो चीज़ ये पूछते हैं मतलब उसी को एक्स और वाई मान लेना होता है। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी is x and the list price of sweater is y। स्वेटर का जो लिस्ट प्राइस है वो y रुपीज़ हो गया। अब देखिएगा इसमें क्या है, तो दो कंडीशन दे रखी है। शॉपकीपर सेल्स अ साड़ी एट 8% प्रॉफिट, तो 8% प्रॉफिट पर जब उसने साड़ी को बेचा केस फर्स्ट सेलिंग प्राइस ऑफ साड़ी प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ स्वेटर इसको टोटल 1008 रुपये मिल रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ साड़ी, साड़ी की कॉस्ट कितनी थी x और साड़ी की कॉस्ट वो बढ़ाकर बेच ली है, यानी कि वो 8% प्रॉफिट पर बेच ली है। तो x प्लस 8% ऑफ x, ये समझ में आ गया? x प्लस 8% ऑफ x 8% प्रॉफिट है तो एडअप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेलिंग प्राइस ऑफ स्वेटर, स्वेटर का जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस था वो वही था, तो वो स्वेटर को बेच रहे डिस्काउंट पर, तो कितने डिस्काउंट पर? 10% डिस्काउंट पर, तो यानी कि 10% कॉस्ट उसकी कम करो, यानी कि सब्ट्रैक्शन करना, y माइनस 10% ऑफ y इज इक्वल टू 1008। सर माइनस कितना? डिस्काउंट है, डिस्काउंट पे तो कीमत कम होगी। प्रॉफिट पर अगर मैं बेच रहा हूँ तो मुझे कीमत ज़्यादा मिलेगी, डिस्काउंट पर बेच रहा हूँ तो मुझे कीमत कम कर देगी, कम मतलब सब्ट्रैक्शन। तो x प्लस 8/100 इंटू एक्स y माइनस 10/100 इंटू वाई 1008। अब देखिएगा इसमें मैं चाहूँ तो मतलब 4 टू साइड 425 से 100 ये करा जा सकता है, लेकिन कर नहीं रहा, मैं 100 को नीचे रह दूँगा। बताता हूँ क्यों। ये आ गया 100x प्लस 8x अपॉन 100y माइनस 10y अपॉन 100 1008। ये हो गया 108x अपॉन 100 प्लस 90y अपॉन 100, तो 108x प्लस 90y अपॉन 100 इज इक्वल टू 1008, ठीक है। अब 100 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 108x प्लस 90y इज इक्वल टू 100800। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। बोलिए जी, इक्वेशन 1 सभी को क्लियर, ठीक है। सर हम इसमें कॉमन नहीं ले सकते? इसमें बताता हूँ, हाँ ले लो। मुझे लग रहा था कि वो दोनों टर्म सेम आएंगी, लेकिन वो सेम नहीं आएगी, इसमें ऐड हो रहा है, इसमें सब्ट्रैक्ट। कॉमन कॉमन क्या ले सकते हैं, 9 या 90? 9 ले लो, 90 से डेसिमल में आ जाएगा, 9 ले लिया था। ये हो गया 12x और ये हो गया 10y इज इक्वल टू 1008 0 9 1 जा 9 10 minus 9 9 1 जा 9 10 minus 9 is 1 10 10 9 1 जा 9 10 minus 9 is
18, 9 2 18, और वो 0 इसमें तो और भी कुछ आएगा ना, वो और ले लूँ क्या, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ले लीजिए कॉमन। कॉमन ले लिया, 2 6 are 12, 2 5 are 9, 1 1 2 0 0, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब ये सेकंड सेलिंग प्राइस ऑफ साड़ी प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ स्टैंडर्ड, इस बार उसको रेवेन्यू ज़्यादा हो रहा है, 1028 का होगा, तो सेलिंग प्राइस ऑफ साड़ी ये क्या हो जाएगा x प्लस, इस बार प्रॉफिट कितना ले लिया वो साड़ी पर 10%, तो x प्लस 10/100 इंटू एक्स, समझिए ना, x प्लस 10% ऑफ x। स्वेटर को डिस्काउंट पर ही बेचना पड़ रहा है 8% डिस्काउंट, तो y माइनस 8/100 इंटू y, x plus 10x, y minus 8y, from 0 to 8, 100x plus 10x is 110x plus 100y minus 8y is 92y upon 100, उधर ले जाओ, इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है, या तो 4 से डिवाइड हो रहा है, 8 से हो रहा है क्या, 8 से नहीं हो रहा, 16 से नहीं, चलिए तो 4 ले लीजिए, 4 से भी नहीं हो रहा है, 110 पे ले लीजिए, क्या हो गया 55x प्लस 46y इज इक्वल टू 1028 और 100 टू 50 जा 50 को उधर कर दीजिए, तो 1 0 तो आ ही जाएगा लास्ट में, 5 8 जा 40, 4 कैरी आ गया, 5 2 जा 10 और 4 14, 51400 यही है। अब इधर तो 6x और 55x है, उधर 5y और 46y है, कैसे करें, 5 और 46 ही ले लो, नंबर थोड़े छोटे हैं, और 6 और 55 नंबर थोड़े बड़े हैं, तो इसको करो फिर 46 से मल्टीप्लाई, और इसको करो 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और फिर सिंप्लीफाई करेंगे, तो ऊपर वाले को 46 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 6 जा 36, 6 4 जा 24 और 3 276x प्लस 5 6 जा 30, 5 4 जा 20 और 3 230, y इज इक्वल टू 46 इंटू 56 करके देख लो, 6 6 36, 3 कैरी 6 5 30 और 3 33, 4 6 24, 2 कैरी 4 5 20 और 2 22, 6 3 plus 4 7, 3 plus 2 5, 2
2576 56 into 46 2576 उसके आगे लगा दीजिए 2 जीरो, ठीक है। फिर उसके बाद इसको बोलो 5 से 5 5 का 25 5 5 का 25 और 2 27, ठीक है। 5 into 46 5 6 are 30 5 का 20 और 3 to 39, दोनों जीरो जो लास्ट में आएंगे। 5 4 are 20 2 कैरी 5 1 are 5 और 2 7 5 5 are 25 सब्ट्रैक्शन का ये कैंसिल आउट हो गया। 276 x माइनस 275 और x यानी कि x इज इक्वल टू 600 रुपये की साड़ी। बहुत बड़ी होती है, पुराने ज़माने का है। एक्स इज इक्वल टू 600, तो साड़ी तो 600 रुपये की है, स्वेटर तो मुझे लग रहा है और सस्ता होगा। एक्स इज इक्वल टू रुपीज़ 600, ये तो साड़ी की कॉस्ट है। तो बाज़ार में साड़ी मिलती है 400 रुपये की स्वेटर है, पता नहीं क्योंकि ठंड इससे बचती भी होगी कि नहीं। चलिए जी, इक्वेशन नंबर 1 देख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 6x plus 5y is equal to 5600, 6 into 600 plus 5y 5600 3600 plus 5y 3600 को उधर ले जाएंगे। 5y इज इक्वल टू 400 रुपये का स्वेटर है। ये फिर पुराने ज़माने की बात है, 20-25 साल पहले, शायद उससे भी पहले, ठीक है। 2 मिनट वेट करिए, और किसी का कोई डाउट हो तो बता देना।
मतलब ज़रा सा मौका मिल के एकदम फ़ोन बाहर, है ना, या नोटिफिकेशन की टोन आई तो एकदम से सारा पढ़ाई पर से ध्यान उनका फ़ोन, मुझे पता नहीं चलता, इससे ना बड़ा लॉस हो जाता है, मेरा भी हुआ है। जब मैं नया नया टीचर बना था तो हमारे को ये था कि नोट्स बनाने हैं अपने, तो आप लोगों को भी जो नोट्स दिए ना वो भी तभी क्यों बनाए हुए, 2015-16 तब बैठकर नोट्स बनाता था। तो आप ये देखिए कि 2012 में तो तब तो मैं इंजीनियरिंग के नोट्स बना रहा था, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता हूँ ना, तो तब तो वहाँ के बना रहा था नोट्स। तो फिर मेरे को ये दिखाई दिया कि मैं यहाँ पर बैठा, मेरे 2 लेक्चर हुए, 2 लेक्चर के बाद मुझे 1 घंटे का टाइम मिला बीच में। अब उस 1 घंटे में मैंने आधे घंटे का टाइम निकाला, मैंने फटाफट थोड़ा सा अपना कुछ लिख लिया, जो भी मतलब नोट्स बनाने थे मेरे को मैंने बना लिया। तो मैंने सोचा, मैंने कहा कि नहीं थोड़ा ना नोट्स तो चलो एक बार को बना लिए जाते हैं, नोट्स बनाने में ये है कि आप एक बार पढ़ लें टॉपिक को, फिर 2 बार पढ़ें, फिर 3 बार पढ़ें, फिर जब क्लियर हो जाता है कि आपको क्या क्या चीज़ें इसमें लिखनी है वो चीज़ें मार्क कर ली जाती हैं, पूरा थोड़ी बुक में से निकाल कर छाप देते हैं। तो जो जो काम का होता है वो लिखते हैं। तो वो पढ़ने का काम मैं घर पर करता था, फिर मैंने सोचा कि नहीं घर पर नहीं, इस काम को तो मैं कॉलेज में ही करूँगा, तो मैंने करना शुरू करा। लेकिन लिखने का काम हम एक बार को कर सकते हो, पढ़ने के लिए तो कंसंट्रेशन चाहिए। तो हमारे यहाँ 3rd फ्लोर पर बड़ी गर्मी रहती थी, कॉलेज में बड़ी गर्मी रहती थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, गर्मी है होने दो। और 3rd फ्लोर पर कोई स्टाफ रूम खाली रहता था कि कोई बैठेगा नहीं वहाँ पर, मैंने वहाँ बैठना शुरू कर दिया। और वहाँ पहुँच गए, वहाँ पर मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, तो वहाँ पर अपने यूट्यूब पर देख रहा था कुछ एक चीज़ देखी, जब 5 मिनट और करते करते 1 घंटा बीत गया, अगले लेक्चर का टाइम हो गया। मैंने देखा हफ्ता 10 दिन मेरा ऐसे ही बीत गया, मुझे ऊपर अलग बैठने का फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान होता है, उससे नुकसान होता है, ठीक है। हमें पता ही नहीं चलता, हमें पता नहीं चलता, हम लगे रहते हैं धीरे 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 धीरे। रात में होता है मेरे साथ कई बार ऐसा। अभी मैं आप लोगों को पढ़ाने के बाद में ये चेयर्स वेयर्स सारी वाइंड अप करके फिर मैं लेट जाऊँगा, लेटते टाइम मेरे को लगेगा मैं चलिए मोबाइल ही देखूँ, मोबाइल देखता रहूँगा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। फिर मेरे पसंद की जो भी वीडियो है, जो मैंने एक वीडियो देखी उसी के जैसी वीडियो के नोटिफिकेशन होने लगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है ना आजकल, आप जो पसंद करते हैं वही चीज़ यूट्यूब आपको दिखाने लगता है। करते करते 1 घंटा 1.5 घंटा बीत जाएगा, फिर सुबह मेरे से उठा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि रात में 1.5 घंटा खराब करा था, उससे बढ़िया तो कोई 1.5 घंटे की फिल्म भी देख लेते, वो ज़्यादा सही था। अब तो 2 लेक्चर देने जाते हैं। मैंने 2012 से 2019 तक तो रेगुलर फैकल्टी पढ़ाया, वहाँ पर 9 से 5 रहना पड़ता था। फिर उसके बाद जब मेरे बैचेस बढ़ गए थे 2019 में, तो तब मैंने वहाँ पर रिज़ाइन करा। तो 4 महीने 3 या 4 महीने तक तो मैं गया ही नहीं पढ़ाने, रिज़ाइन कर दिया, उन्होंने रिज़ाइन एक्सेप्ट कर दिया, सब कुछ ठीक ठाक, हमारा सारी ड्यूज़ वगैरह सब क्लियर हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने बुलाया, कहने लगे कि ये 2 सब्जेक्ट्स हैं, ये आप पढ़ा दो। मेरे ही सब्जेक्ट्स थे, तो पहले कोई और पढ़ाता नहीं था, और मैंने पढ़ाने शुरू करे, और कोई टीचर मिला नहीं। मैंने कंडीशन मेरी यही थी कि मैं आऊँगा नहीं, कॉलेज में नहीं आऊँगा, बस 1 घंटा या 2 घंटे के लिए आऊँगा, फालतू के काम नहीं, टाइम टेबल बना दो, ठीक है। वहाँ पर एग्ज़ाम ड्यूटी लगी हुई है, एग्ज़ाम ड्यूटी में वहाँ पर वहाँ खड़े हो जाओ, ऐसे बच्चों को ये बोलो सीधे बैठो, आगे देखो, है ना, बस ये कहते रहना है वहाँ खड़े होकर, टहलते रहो 3 घंटे, फिर बीच में एक समोसा आ जाएगा, चाय आ जाएगी, वो खा लो। तो मैंने वो नहीं करना, और वो परेशान होते हैं गाँव में। फिर सारी की सारी बच्चों को कायदे से बिठाना, फिर लास्ट में उनकी शीट्स इकट्ठी करना, फिर उसको बांधना, फिर बांध के एग्ज़ाम सेल में फॉर्म के साथ में डिपॉजिट करना, अनप्रोडक्टिव से लगते हैं सारे काम। फिर गर्मियों में वहाँ भेज देते थे ग्रेटर नोएडा में, उसके लिए एडवर्टीज़मेंट के लिए कि यहाँ पर इंजीनियरिंग एंट्रेंस का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद वो जो कॉलेज है ना, कॉलेज के पैम्फलेट बांटने हैं, जैसे वो नहीं होते वो फ्लैट बेचने वाले, वो जो गाड़ी के आगे ही कूद जाते हैं ऐसे करके, इस तरीके से। तो मुझे भी लगता था कि मैं भी गाड़ी के आगे ही कूदूँगा इसको लेकर। तो मार्केटिंग में मतलब टीचर से हर तरीके के काम करवाते हैं, ये भी करो वो भी करो। और फिर एग्ज़ाम में वो होते हैं ना गवर्नमेंट वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें बच्चों के थंब इम्प्रेशन लेना। अब थंब इम्प्रेशन लेना, उनसे बोल दिया कि बेटा यहाँ पर लगाना है थंब, पता चला उसने अपनी फ़ोटो पे छाप दिया अंगूठा। फिर दूसरा फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर दूसरे उसमें जाओ, बिल्डिंग में जाओ। क्यों? क्योंकि हमारी बिल्डिंग का तो प्रिंटर काम नहीं करता।
थोड़ा मुश्किल है भाई टीचर होना, खास तौर पर जैसे कॉलेज में स्कूल में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ना। हमने ना थेल्स थ्योरम के तो क्वेश्चंस कर लिए थे और मैंने आपको सिमिलैरिटी में तो करवाया था, सिमिलैरिटी की सिर्फ क्राइटेरियाज लिखवाए थे, शायद एक क्वेश्चन करवाया था। एक एग्जाम्पल लिखें, एग्जाम्पल टू इट इज़ गिवन दैट is given that triangle FEB is similar to triangle STU is it important to say that is it true to say that DE upon ST DE upon ST is equal to EF upon DU? Question mark. Why? It is given that triangle FED is similar to triangle STU. तो वो क्या है DE upon ST is equal to EF upon DU. हम नहीं कहेंगे कि नहीं ये ट्रू होगा या नहीं होगा, ये बताओ कहानियाँ लिखेंगे सिंस triangle FED is similar to triangle STU implies that corresponding sides का जो रेशियो है वो इक्वल होगा। corresponding sides कौन सी होगी? FE upon ST FE upon ST is equal to ED सेकंड दूसरा और तीसरा अल्फाबेट ED, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट DU, इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट FD, इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट SU। तो ये तीनों जो साइड्स हैं ये प्रोपोर्शनल होंगी। तो यहाँ से मैं ये देख रहा हूँ कि इधर उन्होंने FE ना लिखकर EF लिखा है, तो मैं FE को कनेक्ट कर EF लिख दूँगा। ST को इन्होंने STE लिखा है, ED को ED ना लिखकर DE लिखा है और TU को TU ही लिखा है, आगे FD और SU लिखा है। जो ये वाला है ना, यहाँ से हम ये कहेंगे कि EF अपॉन TU नहीं, EF इंटू TU इज इक्वल टू DE अपॉन ST नहीं, DE इंटू ST। ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं। सो DE अपॉन ST इज नॉट इक्वल टू EF अपॉन TU। तो DE अपॉन ST नहीं, हमारे हिसाब से जो हमने ट्रायंगल जो हमको सिमिलर दे रखे हैं तो उस हिसाब से DE इंटू ST इज इक्वल टू EF इंटू TU है। इन्होंने क्या दिया है? DE अपॉन ST इज इक्वल टू EF अपॉन TU, जो कि गलत है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसमें रीज़न इन्होंने ये दे रखा है, इट इज़ नॉट ट्रू, बस इन्होंने तो एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे रखा मुझे, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल नहीं होते, ठीक है जी। इतना कर लीजिए, फिर भी ट्रायंगल्स नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे।